हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा क्लास 10th का वीडियो है जिसमें हम यूनिट 2 अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है जिसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ किए थे इसके पहले वाले वीडियो में। आज का हमारा वर्ड प्रॉब्लम का वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि आधारित है एरियाज पर कि विभिन्न प्रकार की आकृतियों के फिगर्स के हम एरिया से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। आज के हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर than the shorter side. If the longer side is 14 meter more than the shorter side, then find the length of the field. हमसे क्या कह रहा है कि एक आयत का आयताकार खेत है जिसका विकर्ण जो है वो 16 मीटर ज्यादा है छोटे वाले भुजा से। हमसे कह रहा है यदि बड़ी वाली भुजा 14 मीटर ज्यादा हो छोटी वाली भुजा से तो इस खेत की सभी भुजाओं की माप बताइए। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। एक आपके पास आयत है, ठीक है। यहाँ पर इसकी चार भुजाएं हैं, ए बी सी डी, ये चारों इसके शीर्ष हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं इसकी चार भुजाएं हैं ए बी सी डी और डी ए। यहाँ पर इस तरीके की आकृति में जो भी हमसे सवाल बनेंगे पहले हम उस सभी को देख लेंगे, फिर इस सवाल पर आते हैं। चलिए, ये इसकी साइड्स हैं और यहाँ अगर हम ए से सी को मिला दें तो ये हमारा विकर्ण कहलाता है, अर्थात यह डायगोनल कहलाता है। अभी हमने जो चैप्टर्स पढ़े नहीं हैं, आगे हम इन सभी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के सवालों को हल करने के लिए हमें थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। ये डायगोनल होता है, ये जो होती है वो लेंथ होती है, अर्थात इसकी एक साइड है, दूसरी साइड को ब्रेड्थ बोल सकते हैं, अर्थात एक लंबाई हो गई तो एक चौड़ाई हो गई, और यह भुजा इसके बराबर होगी, अर्थात यह इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी। यहाँ तक हमें ये क्लियर हो गया कि सर आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, अर्थात यह भी 90 अंश का है, यह भी 90 अंश का है, यह भी 90 अंश का है, यह भी 90 अंश का है। और ए से सी को मिला दें तो यह विकर्ण कहलाता है। इसी प्रकार से अगर हम बी को डी से मिला दें तो यह भी एक विकर्ण है, अर्थात इसके दो विकर्ण होते हैं, ए सी और बी डी। यहाँ तक ये चित्र समझ में आ गया। सर यहाँ पर अगर हम साइड्स की बात करें, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की साइड्स क्या हैं सर? ए बी है, बी सी है, सी डी है एंड डी ए है। यहाँ पर हम कह सकते हैं सर कि ए बी जो है वह बराबर होगा सी डी के एंड बी सी जो है वह बराबर होगा डी ए के। ये आयत की प्रॉपर्टीज होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि किसी आयत में यह होता है। अब आते हैं हमारे सवालों पर। कभी कभी हमसे पेरीमीटर की बात करेगा, अर्थात पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अर्थात आयत का परिमाप, पेरीमीटर अर्थात परिमाप की बात करें तो इसको बोलते हैं 2 टाइम्स ऑफ, ये साइड है ए बी प्लस बी सी, अर्थात लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लीजिए और उसको दुगना कर दीजिए तो यह इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हमसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पर सवाल आ सकता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताइए। तो हम कहेंगे अर्थात ए बी इंटू बी सी, अर्थात लंबाई इंटू चौड़ाई कर देंगे तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट, अर्थात इसमें इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा की बात करें, अर्थात लार्जेस्ट, यहाँ पर इन तीनों में बात करेंगे तो लार्जेस्ट सबसे बड़ी साइड कौन सी है? लार्जेस्ट साइड इक्वल्स टू
AC के होगा इक्वल्स टू BD के, अर्थात इन दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होगी और किसी भी आयत में सबसे बड़ी भुजा उसका विकर्ण होता है। ये आपको पता चल गया। यहाँ पर जब भी हमें साइड AC निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या पता है सर, कर्ण का वर्ग अर्थात AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। यहाँ से हम AC, AB, BC कोई भी लेंथ निकाल सकते हैं। ये सभी सूचनाएं थी रेक्टेंगल के बारे में। आप लोग इसे नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए, जिससे आगे क्वेश्चंस कहीं घुमा कर आ जाएं तो आपका कोई क्वेश्चन फंसे ना। चलिए अब हम लोग अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा इसमें एक रेक्टेंगल है तो हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। यहाँ पर इसको मान लेते हैं ABC और D। यहाँ पर AC को क्या कहेंगे, ये है हमारा डायगोनल। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब हम लोग अपने सवाल पर आते हैं। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। लेट सबसे पहले क्या मान लेंगे सर, शॉर्टर साइड पर ही सब कुछ घूम रहा है। देखिए शॉर्टर साइड, तो हम लोग शॉर्टर साइड हमें पता नहीं है, अर्थात लंबाई छोटी है कि चौड़ाई, ये भी हमें नहीं पता है। तो हम कोई भी एक को x मान लेते हैं। लेट द शॉर्टर साइड BC इक्वल्स टू x मीटर, अर्थात हम सबसे छोटी साइड BC यहाँ पर मान ले रहे हैं और इसे हम x के बराबर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देन द लॉन्गर साइड, तो जो बड़ी वाली साइड है उसको कैसे निकालेंगे। लेट लॉन्गर साइड अर्थात AB इक्वल्स टू, हमें निकालना हो तो यहाँ पर आते हैं, हम पढ़ते हैं द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। चलिए यहाँ से हमें अभी डायगोनल पता चल गया। डायगोनल लेंथ AC इक्वल्स टू, कह रहा है कितना ज़्यादा है, 16 मीटर ज़्यादा है छोटी वाली साइड से, अर्थात x प्लस 16 मीटर के। ठीक, ये हमें पहले मिल गया तो हमने इसको यहाँ लिख लिया है। अब आगे पढ़ते हैं। इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो देखिए हमारा लॉन्गर साइड जो है वो कितना मीटर ज्यादा है, x प्लस 14, अर्थात 14 मीटर ज्यादा है छोटी वाली साइड से, और इसका जो विकर्ण है वह x प्लस 16 के बराबर है और यह x प्लस 14 के बराबर है। यहाँ पर हमने ये तीन चीजें मान ली। चलिए अब आते हैं, अभी मैंने आपको पीछे बताया था पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से, चूंकि AC स्क्वायर इक्वल्स टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। ये हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ हमें बताता है कि यह सर विकर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, अर्थात हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज है इसको हम रख लेते हैं। सर AC कितना है, AC है x प्लस 16, यहाँ पर x प्लस 16 का होल स्क्वायर कर देते हैं। AB कितना है, x प्लस 14 है, इसको इससे लिख लेते हैं। BC कितना है, BC x है, इसको x का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चलिए अब यह जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हम लोग सरल करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का प्रयास करते हैं। इसको हम लोग सरल कर सकते हैं। सर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अर्थात a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 होता है, प्लस 2ab अर्थात 32x इक्वल्स टू, यहाँ पर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 196 प्लस 14 2 28x प्लस x स्क्वायर के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ये देखिए एक तरफ x स्क्वायर है, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 32x है, इन सबको हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं। ये जो इधर लिखा है सबको एक साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर बचा था, यहाँ पर प्लस 28x है।
ये इधर वाला जाएगा माइनस हो जाएगा, -32x प्लस 196, ये वाला इधर जाएगा तो -256 इक्वल्स टू 0 के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब ये x², इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा -4x, यहाँ पर इसको दोनों घटाएंगे तो ये बड़ा है तो यहाँ माइनस साइन आएगा, इसको घटाइए, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 9 नहीं जाएगा, 15 में से 9 गया 6, अर्थात यहाँ पर 60 बचा इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ गया। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए हमने क्या किया है, छोटी साइड को x मान लिया, उसके बाद प्रश्न में चले तो ये x + 14 है, ये x + 16 है। हम पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि ac² = ab² + bc²। यहाँ पर वैल्यूज को रखकर सॉल्व किया तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ गया है। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, इसको अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग बाय कंपेयरिंग किससे तुलना कर दें सर? कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। v गेट हमें क्या मिलेगा सर? a = 1, b = -4, c = -60 के। अब चूंकि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से जानते हैं कि यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये -b + -b² - 4ac/2a होता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर सभी वैल्यूज को रखकर देख लेते हैं। b की वैल्यू -4 है, यहाँ रखेंगे तो ये +4 हो जाएगा। यहाँ अंडर रूट में b² अर्थात 16 -4ac, तो यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4a की वैल्यू 1 है, 60 अर्थात यह 240 हो जाएगा। 60 × 4 करेंगे तो 240 आएगा /2 के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब इसको सॉल्व करिए, ये आएगा 4 ± इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 256/2 के। यहाँ हम जानते हैं कि यह 256 किसका वर्ग होता है? ये 16 का स्क्वायर होता है, अर्थात ये 2 आ गया। अब एक बार हम x की वैल्यू यहाँ पर प्लस ले लेंगे, अर्थात x = 4 + 16/2 होगा और x = 4 - 16/2 यहाँ पर लिख लेंगे। x बराबर ये 20 हो जाएगा, 20/2 10 हो जाएगा और x की वैल्यू यहाँ पर ये घटेगा तो -12 अर्थात -6 आएगा। देखिए यहाँ पर हम माइनस वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है। यहाँ से हमारा आंसर आ गया। सर आंसर लिखेंगे ब्रेड्थ अर्थात चौड़ाई कितनी है, हमने x माना था, = x की वैल्यू 10 लेंगे अर्थात 10 मीटर। लेंथ की बात करें तो लंबाई कितनी है सर? लेंथ = x + 14 है अर्थात यह 24 के बराबर आएगा। डायगोनल की बात करें तो डायगोनल = x + 16 है अर्थात यह 26 मीटर आएगा। ये तीनों हमारे आंसर हो गए। यहाँ पर हमारे ये तीनों आंसर आ गए। अभी मैंने आपको बताया भी था कि किसी भी रेक्टेंगल में सबसे बड़ी साइड इसका डायगोनल होता है। यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि सबसे बड़ा डायगोनल ही है। अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ डायगोनल जो है रेक्टेंगुलर फील्ड से 16 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से, तो यहाँ पर ये 10 है, ये 26 है, ये इससे 16 ज़्यादा है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई है। लॉन्गर साइड 14 मीटर ज़्यादा है। ये देखिए ये बड़ी वाली साइड है, यह इससे 14 ज़्यादा है, यह इससे 16 ज़्यादा है, अर्थात ये इसको वेरीफाई कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके सामने लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड। देयर इज अ पाथ ऑफ इक्वल विड्थ ऑल अराउंड इट having an area of 111 square meter. Find the width of the path. हिंदी में एक आयताकार क्षेत्र है जिसकी लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 14 मीटर है। हमसे कह रहा है इसके चारों ओर एक इक्वल चौड़ाई का अर्थात बराबर चौड़ाई का एक मार्ग बनाया गया है जिसका कुल क्षेत्रफल 111 स्क्वायर मीटर है। तो हमसे उस पाथ की अर्थात उस रास्ते की चौड़ाई पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग इसका एक फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ड्रॉ कर पाते हैं।
सर एक रेक्टेंगल दिया है तो हम लोग मान लेते हैं सर ABCD एक रेक्टेंगल है। यहाँ पर इसकी लंबाई दी है 20 मीटर अर्थात यह 20 मीटर है। चौड़ाई दी है 14 मीटर अर्थात यह 14 मीटर है। ठीक है, इतना चीज दिया गया है। तो यहाँ हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे गिवन लेंथ अर्थात लेंथ जो है कितनी है AB इक्वल्स टू 20 मीटर के एंड विड्थ अर्थात चौड़ाई जो दी गई है BC इक्वल्स टू 14 मीटर के। ये हमें सवाल में दिया गया है। देयर इज ए पाथ ऑफ इक्वल विड्थ, इसके चारों ओर जो है बराबर चौड़ाई का एक मार्ग बनाया गया है। ये देखिए इसके चारों तरफ एक हम लोग मार्ग बना देते हैं और इसकी चौड़ाई जो है वह x मीटर मान लेते हैं कि पाथ की चौड़ाई x मीटर है, तो वहाँ भी x मीटर है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, अर्थात चारों तरफ यह x मीटर चौड़ा है। एरिया ऑफ पाथ अर्थात ये जो पाथ बना है इसका हमें एरिया दिया गया है 111 स्क्वायर मीटर अर्थात 111 स्क्वायर मीटर इस पाथ का एरिया ये दिया गया। अब हमसे पूछ रहा है विड्थ ऑफ द पाथ अर्थात पाथ की चौड़ाई, तो लेट द विड्थ ऑफ अर्थात पाथ की चौड़ाई मान लेते हैं इक्वल्स टू x मीटर के। मान लिया हमने कि इस पाथ की चौड़ाई x मीटर है। अब हम लोग अगर बाहर की ओर देखें तो सर P Q R S ये भी हमें एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। ये बड़ा वाला रेक्टेंगल है। इन बिगर रेक्टेंगल बड़े वाले रेक्टेंगल की बात करें हम सर, यहाँ पर इसकी लेंथ जो है PQ है, लेंथ PQ इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर हमें लंबाई लिखने के लिए कहा जाए सर 20 मीटर तो था ही, यहाँ पर x मीटर इधर x मीटर इधर अर्थात 20 प्लस x इक्वल्स टू 20 प्लस 2x मीटर के। यहाँ तक सभी समझ में आ गया। अब विड्थ की बात करें तो विड्थ जो है हमारी QR है, इसको अगर हमें निकालना चाहें तो सर ये भी और ये भी बराबर होते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे छोटी वाली लेंथ तो 14 मीटर है, x मीटर ऊपर x मीटर नीचे अर्थात यह हो जाएगा 14 प्लस x अर्थात 14 प्लस 2x मीटर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर हमसे एरिया की बात कर रहा है, तो अगर हम एरिया की बात करें तो सर एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, अगर हम अंदर वाले रेक्टेंगल के एरिया की बात करें तो सर आपने भी बताया था लेंथ इंटू ब्रेड्थ अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो जाएगा 20 इंटू 14 बराबर 280 स्क्वायर मीटर अर्थात इसका क्षेत्रफल 280 स्क्वायर मीटर है। एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल बड़े वाले रेक्टेंगल की बात करें तो सर इसका लंबाई गुणे चौड़ाई ही होता है, तो ये 20 प्लस 2x इंटू 14 प्लस 2x स्क्वायर मीटर के आएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब हमें एरिया ऑफ पाथ दिया है, तो अगर हम एरिया ऑफ पाथ लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, एरिया ऑफ पाथ इसमें इस बड़े वाले में से अगर इस छोटे वाले को घटा दें तो हमें इस पूरे पाथ का एरिया पता चल जाएगा, अर्थात एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल, बड़े वाले रेक्टेंगल में से माइनस कर दें एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि एरिया ऑफ पाथ कितना है। यहाँ से हम लोग ऊपर लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ हमें दिया गया है सर 111 के बराबर है। एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल अभी हमने लिखा था लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात 20 प्लस 2x इंटू 14 प्लस 2x, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस
एरिया ऑफ स्मॉलर अर्थात अंदर वाले का यह 280 के बराबर आया था। यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर इन नंबर को भी एक तरफ लिख लेते हैं, अर्थात यह हो जाएगा 20 + 2x × 14 + 2x -280 -111 = 0। चलिए इसको सॉल्व करें। तो पहले इस 20 का पूरे में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 यहाँ पर लिख लेते हैं 14 + 2x + 2x × 14 + 2x माइनस इन दोनों को घटा दीजिए, अर्थात ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 1 8 8 1 9 2 1 3 यह 391 = 0 के बराबर आएगा। चलिए अब इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 14 का इसमें करेंगे तो ये आएगा 280 + 20 × 2 करेंगे ये 40x प्लस यहाँ पर करेंगे ये 2x × 14 अर्थात 28x प्लस 2 2 जा 4 x² -391 = 0 की। यहाँ पर 4x² को पहले लिख लेते हैं। x और x कहीं नहीं है, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 8 4 2 6 68x। यहाँ पर 280 है, यहाँ पर इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा -111 = 0 के। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन करना सीखा था। कैसे करते हैं? ऑन कंपेयरिंग, इसकी तुलना कर दीजिए विथ ax² + bx + c = 0। वी गेट हमें क्या मिलेगा सर? a = 4, b = 68, c = -111। यहाँ से हमें 3 वैल्यूज मिल गई a, b और c की। हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में हो, अर्थात चूंकि ax² + bx + c = 0 को हम लिख सकते हैं सर यह मल्टीपल्स के। इसका फैक्टर अगर हम लिखना चाहें तो ये 1/a इंटू ब्रैकेट में ax + p इंटू ax + q के बराबर लिख सकते हैं, जहां पर p और q दो इंटीजर्स हैं, जहां पर p + q जो होता है b के बराबर होता है एंड p इंटू q जो होता है वह a इंटू c के बराबर होता है। यहाँ पर b लिखना चाहें तो सर ये 68 है एंड p इंटू q बराबर लिखना चाहें तो a इंटू c करेंगे, अर्थात -111 × 4 यहाँ पर आ गया। अब हमें इसका ऐसा फैक्टर करना है जिसको जोड़ने पर 68 आए। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका फैक्टर कैसे करें। अभी हम लोग माइनस को भूल जाते हैं सर। 111 × 4 को लिख सकते हैं 37 × 3 × 4। क्या ऐसा कोई फैक्टर बन रहा है जिसको जोड़ने पर 68 आए? सर अभी नहीं बन रहा है। चाहे इन दोनों को ले लें चाहे इसको ले लें, नहीं बनेगा। अभी भी क्या लिख सकते हैं सर? 37 × 3 × 2 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए इन दोनों का अगर हम लिखें, अर्थात 37 × 2 करेंगे तो ये 74 आएगा, इंटू 3 × 2 करिए 6 आएगा। देखिए 74 और 6 को हम एडजस्ट करके 68 ला सकते हैं। अगर इसमें से हम छोटी संख्या को माइनस कर दें और बड़ी संख्या को प्लस रखें तो यहाँ पर 68 आ सकता है, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी इसके बराबर आएगा। यहाँ से हम p और q की वैल्यूज लिख सकते हैं सर। p = 74 प्लस q = -6 के, यहाँ भी 74 × -6 कर दीजिए। यहाँ से हमने p और q की दो वैल्यूज निकाल ली है। अब इसको हम अपने इस इक्वेशन में रख देंगे। जो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, अब हम इस रूप में इसे लिख सकते हैं सर। यह बराबर हो सकता है 4x² + 68x - 111 = 1/a, अर्थात 1/4 ब्रैकेट में ax + p, a की वैल्यू 4 है तो 4x + p अर्थात 74 इंटू ax + q अर्थात -6। यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लें और 5 4 कर दें तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर 2x +
यहाँ पर 37, यहाँ पर 2x माइनस 3, यहाँ देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आ रहा था इसको सॉल्व करने पर आया 2x प्लस 37 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 के यहाँ पर हमारा ये 4x स्क्वायर प्लस 68x माइनस 111 को हम फैक्टर रूप में ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी सर। पहला अगर ये 0 है तो x बराबर माइनस 37/2 मिलेगा, और अगर ये 0 है तो x बराबर 3/2 मिलेगा। अब आप ही बताइए हम कौन सी वैल्यू लेंगे। सर लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है तो इस वैल्यू को नहीं लेंगे, अर्थात x बराबर 3/2 मीटर लेंगे। और हमें पूछ क्या रहा है, विड्थ ऑफ द पाथ, अर्थात हमारा आंसर आ गया। आंसर होगा विड्थ ऑफ पाथ इक्वल्स टू 3/2 इक्वल्स टू 1.5 मीटर, अर्थात 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता इसके चारों तरफ बना है। उम्मीद है आपको रेक्टेंगल पर आधारित प्रश्न समझ में आ गए होंगे। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 260 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। हिंदी में देखते हैं, हमें दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग दिया गया है जो कि 260 मीटर स्क्वायर है, अर्थात दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 260 मीटर स्क्वायर हो। यदि उनके परिमाप का अंतर 24 मीटर हो तो उस दोनों स्क्वायर की प्रत्येक साइड्स, अर्थात उनकी लंबाई या चौड़ाई जो भी आप बोलना चाहें उसको बताइए कितना है। चलिए इस सवाल को करने से पहले हम लोग स्क्वायर पर आधारित कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। सर यह एक स्क्वायर है, स्क्वायर किसको बोलेंगे और रेक्टेंगल किसको बोलेंगे, चलिए देखते हैं। ये है ABCD। चलिए स्क्वायर कब बोलते हैं, इफ, और यहाँ पर ध्यान देना है इसके भी प्रत्येक साइड 90 डिग्री, अर्थात यह 90 डिग्री होना चाहिए। ये नहीं कि ये थोड़ा झुक जाए, ऐसे नहीं, प्रत्येक साइड इसकी 90 डिग्री हो। इफ AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, अर्थात इसकी चारों भुजाएं बराबर हों एंड ईच एंगल, प्रत्येक एंगल क्या हो, इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, तो ऐसी आकृति को हम स्क्वायर बोलते हैं। अर्थात इसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण 90 अंश का। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला है पेरीमीटर की बात करें। सर वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप देखिए किसी भी बंद आकृति का परिमाप होता है उसकी समस्त भुजाओं का योग, अर्थात सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड द पेरीमीटर। सभी को जोड़ दीजिए, अर्थात यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो यह सभी बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू साइड, अर्थात 4 गुणे भुजा अगर हम लिख दें तो वही उसका पेरीमीटर कहलाता है। अब यहाँ कोई भी साइड आप ABCD कोई भी ले लीजिए। अगर एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, किसी भी एक साइड को ले लीजिए, अर्थात साइड का स्क्वायर कर दीजिए तो हमें एरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट बात आती है सर डायगोनल की, अर्थात यह जो हमारा है इसे हम डायगोनल विकर्ण बोलते हैं। तो डायगोनल यहाँ भी सबसे लंबी लेंथ अगर पूछा जाए कि किसी भी स्क्वायर में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, तो हम कहेंगे यहाँ पर डायगोनल इसमें भी होगी, अर्थात लार्जेस्ट साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू डायगोनल, डायगोनल के होता है। और हमसे डायगोनल की लेंथ पूछे हम कह सकते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था डायगोनल कैसे निकालते हैं, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर इसको x मान लें, इसको भी x मान लें, अर्थात यह x हो, यह x हो, तो इसकी लेंथ पूछे हम कह सकते हैं यह
2 इंटू एक्स के बराबर होगा। आपको सारी जानकारी एक स्क्वायर के बारे में मैंने दे दी है कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, डायगोनल कैसे निकालते हैं। अब हम लोग अपने मेन सवाल पर आते हैं। यहाँ पर कह रहा है सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, अर्थात यहाँ पर 2 वर्ग हैं। हम अपने चित्र में भी 2 वर्ग बना लेते हैं। सर ये है ए, दूसरा वाला है बी, ठीक है। यहाँ पर ए और बी को अगर जोड़ दिया जा रहा है तो यह इसके एरिया 260 मीटर स्क्वायर के बराबर है, अर्थात एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी इक्वल्स टू 260 मीटर स्क्वायर। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। ये सॉल्यूशन करेंगे और लिखेंगे गिवन। यहाँ पर ए वाले की अगर साइड की बात करें तो इसको ए मान लेते हैं और बी वाले की साइड की बात करें तो बी मान लेते हैं। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमें और क्या दिया गया पहले उसको भी लिख लें। पेरीमीटर का डिफरेंस, अर्थात पेरीमीटर ऑफ ए माइनस पेरीमीटर ऑफ बी इक्वल्स टू 24 मीटर। यहाँ पर हमें कह रहा है पेरीमीटर ऑफ ए, अर्थात ए का पेरीमीटर निकालेंगे तो यह 4a आएगा माइनस 4b इक्वल्स टू 24 के। यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लें तो a माइनस बी, यहाँ 4 कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो 6k आएगा, अर्थात a माइनस बी इक्वल्स टू 6। ये हमारा एक इक्वेशन निकल कर आ गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम, इसे हमें इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। यहाँ पर अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में जो हमसे कह रहा है कि दोनों के एरियाज का सम 260 है, अर्थात एरिया ऑफ ए की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 260। ये हमारा एक इक्वेशन निकल कर आ गया। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन निकल कर आ गया है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सर यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, इन दोनों को तो हम नहीं जानते हैं, मगर अगर हम इक्वेशन 1 की सहायता से b की जगह पर यहाँ पर रख दें या a की जगह पर रख दें, तब हम इसको 1 वेरिएबल में बना सकते हैं। यहाँ से हम इसको और क्या लिख सकते हैं, सर a इक्वल्स टू 6 प्लस बी के लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग पुट a इक्वल्स टू 6 प्लस बी इन इक्वेशन 2, अर्थात सेकेंड इक्वेशन में हम 6 प्लस बी यहाँ पर a की जगह पर रख करके b की वैल्यू को निकाल लेंगे। तब हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, a की जगह पर रखा तो 6 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 260। और क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करिए, बी स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2ab अर्थात 2 6 12b प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 260। इसको और सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलकर के 2b स्क्वायर, यहाँ पर 12b तो है ही है, इसको भी लिख लिया, प्लस 36 है, इसको इधर लिख लेते हैं और माइनस 260 को इधर बुलाकर 0 कर दें। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2b स्क्वायर प्लस 12b, इसको घटाइए तो 10 में 6 गया 4, 5 में 3 गया 2, यहाँ पर 2 बचा इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम अगर 2 कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 112 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बी में। अब हमें इसे सॉल्व करके b की वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व करना मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, ऑन कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, बी गेट हमें क्या मिलेगा, b बराबर 6k एंड c इक्वल्स टू माइनस 112 के। अब हम जानते हैं कि इसको हम फैक्टर रूप में लिख सकते हैं। इसके 2 फैक्टर्स निकल कर आएंगे, p प्लस क्यू इक्वल्स टू b के होना चाहिए एंड p इंटू क्यू इक्वल्स टू c के होना चाहिए। यहाँ पर b की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू माइनस 112 है, अर्थात इस 112 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पर 6 आए।
हमने थोड़ा सा सोचा कि सर इस -112 के कैसे फैक्टर करें। सर इसको हम 14 इंटू -8 लिख सकते हैं। इन दोनों को देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 12 आएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं सर ये 14 -8 है एंड ये 14 इंटू -8 है। यहाँ से हमें P और Q की वैल्यूज निकल कर आ गई हैं। P बराबर 14, यहाँ से P बराबर 14, Q बराबर -8। अब हम लिख सकते हैं चूंकि b² + 6b -112 इक्वल्स टू होगा x + p इंटू x + q के। यहाँ पर x की जगह पर हमें b में इक्वेशन दी गई है तो हम b + p लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पर b + q हो जाएगा। यहाँ से b + p की जगह पर 14 रख दीजिए, q की जगह पर -8 रख दीजिए। यहाँ से हम सॉल्व करके कह सकते हैं सो b इसको 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से b = -14 और b = 8 आया, अर्थात b की दो वैल्यूज निकल कर आई -14 और 8। हम जानते हैं कि कभी भी इसे नेगेटिव में नहीं लेना है, अर्थात यही वाला हमारा b = 8 सही है। यहाँ से हम अपना आंसर लिखना चाहें तो सर b बराबर सेकेंड लेंथ थी हमारी, अर्थात साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, दूसरे वाले स्क्वायर की साइड कितनी आ गई इक्वल्स टू b = 8 के। साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पहले वाले स्क्वायर की साइड कितनी है सर, अभी हमने लिखा था a बराबर b + 6 के, अर्थात 8 + 6 = 14, अर्थात यह 8 मीटर है, यह 14 मीटर है। यही हमारा आंसर होगा, अर्थात साइड्स जो हैं 8 मीटर और 14 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड इफ द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। हिंदी में बात करते हैं इस प्रश्न की। सर एक समकोण त्रिभुज का विकर्ण जो है उसकी सबसे छोटी साइड के 2 गुने से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है। यदि तीसरी साइड 2 सेंटीमीटर छोटी है विकर्ण से तो हमसे कह रहा है उस त्रिभुज की सभी भुजाओं की माप बताइए। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है इसको देख लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो होता क्या है देख लेते हैं। सर एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, अर्थात यहाँ से A, B और C है, यहाँ से इसका जो कोण B है अर्थात एंगल B = 90 डिग्री होना चाहिए, तभी यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 साइड्स निकल कर आई हैं तो यहाँ पर इन तीनों के नाम हैं, अर्थात AB की बात करें तो इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर अर्थात हिंदी में लंब बोलते हैं, AB हो गया। BC की बात करें तो BC को बोलते हैं बेस, बेस अर्थात इसको आधार बोलेंगे। और तीसरा साइड है हमारा AC, इसको हाइपोटेन्यूज अर्थात इसको विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, 3 साइड्स हैं, तीनों के अलग अलग नाम है। ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज और यह है परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ से हम कुछ फार्मूले लिखने चल रहे हैं जो कि बताए गए हैं आपके। हमसे क्वेश्चन में कह दिया जाए कि हाइपोटेन्यूज निकालिए या परपेंडिकुलर निकालिए या बेस निकालिए तो हम लोग कैसे निकालेंगे। सर यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस की प्रमेय से। इसको आगे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे ये होता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर
स्क्वायर। इस फार्मूले को आप लोग याद रखिए, यही इस तरीके की सवाल में यही हमारे बहुत काम आएगा। कोई भी क्वेश्चन इसी से आसानी से हल हो जाएंगे। अर्थात विकर्ण जो होता है वह बराबर होगा विकर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा की बात करें तो इन दोनों में से छोटी तो नहीं बता सके, मगर सबसे बड़ी जो होती है वो हाइपोटेन्यूज ही होती है। अर्थात लॉन्गेस्ट साइड इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज। सबसे बड़ी भुजा जो होगी वह हाइपोटेन्यूज ही होगी, चाहे उसका नाम दिया जाए चाहे नहीं दिया जाए, वही सबसे बड़ी होती है। चलिए, ये सभी चीजें हमने सीख ली हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा तो ये हमसे राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात कर रहा है, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC को बना लेते हैं। लेट ABC बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर हमने मान लिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ तक समझ में आ गया सर? ABC कैसा है? एक समकोण त्रिभुज है। AC की बात करें तो सर ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। BC की बात करें तो सर ये बेस हो जाएगा। एंड AB की बात करें तो सर यह परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये तीनों भी अभी हमने सीखा कि होता क्या है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। सबसे छोटी साइड को x मान लेते, चाहे यहाँ मान लीजिए चाहे यहाँ मान लीजिए। आपको ये छोटा दिख रहा होगा तो हम लोग इसको मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिखना चाहें तो AB इक्वल्स टू हमने x मान लिया है, ठीक। अब यहाँ से अगर हम BC लिखना चाहें तो BC इक्वल्स टू, अभी हमें पता नहीं है कि BC क्या होगा। यहाँ पर कह रहा हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है, अर्थात AC की बात हो रही है। 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है दुगने से शॉर्टेस्ट साइड के, अर्थात इसका दुगना कर दीजिए 2x प्लस 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा AC। BC की बात करें, इफ द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज, अर्थात BC जो है वह 2x प्लस 6 से 2 सेंटीमीटर छोटी है। ये हमारा हो गया BC के। यहाँ से हमने तीनों लेंथ निकाल लिए। इसको हम लोग थोड़ा और सरल लिख सकते हैं सर। 2x प्लस 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, अर्थात 2x प्लस 4 सेंटीमीटर के। अब इसके आगे बाई पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हमने अभी पीछे सीखा था क्या होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अर्थात AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। यहाँ से AC बराबर जो हमने माना है लिख लेते हैं सर, ये 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू x है। BC इक्वल्स टू 2x प्लस 4 है, इसका स्क्वायर। अब हमारा मेन उद्देश्य इसको सॉल्व करना है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 6 2 जा 12 2 जा 24x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 2 जा 2 जा 16x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सबको एक तरफ कर लें तो x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 24x प्लस 16 माइनस 36 इक्वल्स टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये दोनों घटाएंगे तो ये आएगा माइनस 8x, इनको घटाएंगे तो ये आएगा माइनस 20 इक्वल्स टू 0 के। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम कंपेरिजन कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, b गेट हमें क्या मिलेगा, a बराबर 1, b बराबर -8।
c बराबर -20। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये c की वैल्यू छोटी है तो हम लोग डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करते हैं, चूँकि x इक्वल्स टू होगा -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2ak। यहाँ पर सारी वैल्यूज को रख देते हैं। -b अर्थात यह 8 हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर अर्थात 8 का वर्ग 64 -4ac, c माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू 1 है, 20 इंटू 4 करेंगे तो ये 80 आएगा अपॉन 2k। इसको और सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 4 8 से 14 144/2। हम जानते हैं कि 144 किसका वर्ग है सर, ये 12 का वर्ग है, तो ये 8 प्लस माइनस 12/2। यहाँ से हम x की वैल्यू लिखना चाहें तो x की दो वैल्यू हैं, एक बार प्लस ले लीजिए तो 8 प्लस 12/2 इक्वल्स टू 10 के आएगा, और माइनस लेंगे तो x इक्वल्स टू 8 माइनस 12/2 इक्वल्स टू -2 के। यहाँ पर आप बताइए खुद कि यहाँ पर आप कौन सी वैल्यू छोड़ेंगे, तो सर नेगेटिव वैल्यूज को नेग्लेक्ट करेंगे, केवल पॉजिटिव वैल्यू अर्थात x बराबर 10 लेंगे। अब हम लोग प्रत्येक साइड की वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ से हम अपना आंसर लिखना चाहें सर, बेस इक्वल्स टू 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 10 प्लस 4 इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर के। यहाँ पर परपेंडिकुलर की बात करें तो ये है x के 10 सेंटीमीटर के, x की वैल्यू 10 आई है। नेक्स्ट हाइपोटेन्यूज की बात करें अर्थात विकर्ण इसका कितना होगा, तो यहाँ पर हमने लिखा है 2x प्लस 6 अर्थात 2 इंटू 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर के। यही तीनों हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसकी वैल्यूज कितनी है। उम्मीद है आपको ये राइट एंगल वाला ट्रायंगल वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं, आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। हमारा मेन थीम जो था आपको इसके कॉन्सेप्ट्स बताना था कि कैसे इस तरीके की सवालों को हल करना है। मैं एक नहीं 10 सवाल लगवाऊँ, मेरे लगवाने से आपको नहीं आएगा जब तक कि आप खुद उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। यहीं पर हमारा ये वर्ड प्रॉब्लम्स का सीरीज़ ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर मेरा इस पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है हमारा MCQs पर आधारित क्वेश्चन, अर्थात हमने ये जो चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है इस पर हमारे बुक में जो MCQs दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनको किस प्रकार से हल करेंगे। हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, इसके बाद हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। पूरा चैप्टर आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।